नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने संविधान का जो सेशन प्रारंभ किया था वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे बात की थी हमने कि हमारा जो संविधान बनने की प्रोसेस है वो कैसे होती है। आगे चलकर क्या बातें हुई थी कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में मनाने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव भेजे। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, जिसको मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया, यानी उनको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हुआ क्या, अंग्रेजी सत्ता ने जिस देश को गुलाम बना रखा था, जहाँ जहाँ उनकी सत्ता चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कमज़ोर पड़ते जा रहे थे और उन पर दबाव बनता जा रहा था। इस दबाव के चलते वो जिस देश को भी स्वतंत्र कर रहे थे वहाँ की जो संपत्ति थी उसको नष्ट करते जा रहे थे। ऐसे में गांधी जी को चिंता होती है और गांधी जी इस पर नेहरू जी से विचार विमर्श करते हैं कि अंग्रेज़ों को उनके छोड़ने से पहले ही अगर नहीं भगाया गया तो अंग्रेज जो संपत्ति यहाँ बनाई बहुत सारी वो सब नष्ट करके जाएंगे और देश को एक बड़ी क्षति होगी। तो अर्थात इस मौके पर एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है जो अंग्रेज़ों को उनके निकलने से पहले ही उन्हें निकाल फेंके। तो इस पर नेहरू जी की प्रतिक्रिया रहती है कि गांधी जी, अभी इतना बड़ा सम्मेलन कांग्रेस का कैसे बुलाया जा सकता है जबकि अभी ही कांग्रेस का हाल ही में सम्मेलन हुआ है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो ऐसे में गांधी जी का ऐसा वक्तव्य सुनकर नेहरू जी को लगता है कि गांधी जी किसी की मानने वाले तो हैं नहीं, आखिर बुलाना ही है। तो नेहरू जी फैसला लेते हैं कि चलो कांग्रेस की एक समिति बुलाई जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ के जाओ, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ के जाओ और सुव्यवस्थित जैसा बना हुआ है वैसा ही छोड़ जाओ। ठीक है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानने वाले थे। तो एक विशेष आंदोलन की आवश्यकता थी जिस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक निर्णायक आंदोलन भी रहा। ये आंदोलन कहा जा सकता है कि ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला के रख दी और इतना भयंकर आंदोलन हुआ कि अंग्रेज़ों की रूह कांप गई कि इतना बड़ा एक पूरा भारत एक आदमी के साथ खड़ा था और गांधी जी के साथ सब ने मिलकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए भाई, इस आंदोलन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट था आज़ादी का एक नया मोड़ आया इस आंदोलन के साथ में। इस आंदोलन के साथ में आज़ादी में एक नया मोड़ आया, यानी जो अभी तक लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई को एक बिल्कुल नए जोश के साथ प्रारंभ किया गया। देखिए भाई, 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस समिति बुलाई जाती है। वर्धा में एक कांग्रेस की समिति बुलाई गई। वर्धा कांग्रेस समिति में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। पेपर में पूछा भी जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस समिति में पारित किया था, कहाँ पारित हुआ था, तो वर्धा कांग्रेस समिति में। ठीक है भाई, 8 अगस्त 2022 को आंदोलन के 80 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस महान आंदोलन के ये जो आंदोलन हुआ था इसके 80 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे अगस्त 2022 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने गढ़ा था? मेहर अली द्वारा। मेहर अली नाम याद रखिएगा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गढ़ा था। और याद रखो भाई, इन्होंने एक दूसरा नारा भी गढ़ा था जिसका नाम था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा भी मेहर अली द्वारा ही गढ़ा गया था। बात करें आगे की, तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं और दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट हमें उल्टी भी लग सकती है। अर्थात नेहरू जी का कहना था कि इस आंदोलन को शुरू तो हम करने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये आंदोलन हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, गांधी जी का मानना था कि अब वक्त आ गया है जब हम देश के लिए कुछ करें। तो गांधी जी ने एक नारा दिया 8 अगस्त 1942 को
कांग्रेस की एक बड़ी सभा बुलाई गई। कांग्रेस की एक बड़ी सभा बुलाई गई कहाँ? 8 अगस्त 1942 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय किया गया और कहा गया कि 9 अगस्त से इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में प्रारंभ किया जाना है। 9 अगस्त यानी ठीक एक दिन बाद 8 अगस्त से तो गांधी जी ने इस आंदोलन की अगवाकारी करते हुए एक नारा दिया। नारा था करो या मरो। गांधी जी का जो नारा था वो नारा था करो या मरो। गांधी जी के बारे में भोग राजू पट्टावी सीतारमैया ने लिखा है, यदि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर के प्रेरक शक्ति के प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि गांधी जी उस दिन, वैसे तो गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि अहिंसा से कोई लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हिंसा को अपना लिया है और नारा दिया है कि करो या मरो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। हुआ क्या? जैसे ही 8 अगस्त वाले दिन ये बातें हुई तो इस महफिल में, या ऐसा कर लें इस सम्मेलन में, कुछ अंग्रेज़ों के भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से जाकर कहा कि एक आंदोलन शुरू होने वाला है 9 अगस्त को, कल की डेट में, और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अंग्रेज़ इस बात से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने रात के 12 बजे एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने सभी बड़े नेताओं को, भारत के जितने भी बड़े नेता थे जो अगमाकारी कर रहे थे, उनको नज़रबंद कर दिया, जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि गांधी जी को भी। गांधी जी सहित सभी बड़े नेता जेल में चले जाते हैं। गांधी जी को कौन सी जेल में भेजा जाता है या कहाँ नज़रबंद किया जाता है? गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया जाता है। गांधी जी नज़रबंद हो जाते हैं तो इस आंदोलन को 9 अगस्त को प्रारंभ ही किया जाना था हर हाल में, और ये बात पहले ही तय हो चुकी थी, कुछ भी हो जाए, यानी इस आंदोलन को हर कीमत पर प्रारंभ करना है। ऐसी कंडीशन में एक महत्वपूर्ण नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनका नाम होता है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। केवल यही नेता बचे हुए थे बड़े नेताओं में जिनको नज़रबंद नहीं किया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगातार 11 दिन तक अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और ऐसा कुशल नेतृत्व किया। तो बहुत योगदान रहा इस आंदोलन में किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। चलिए भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात आती है तो कुछ बातें इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय की अगर बात की जाए पर्टिकुलर, तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और इनकी माता का नाम राम दुलारी था, और इनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री था। इनकी संतानें 4, हरिकृष्ण, अशोक, सुनील और अनिल शास्त्री, और इनकी पुत्रियां हैं 2, कुसुम और सुमन। इनमें से 2 पुत्र अभी भी हैं, सुनील और अनिल। सुनील जो हैं वो बीजेपी से के नेता हैं, अनिल जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, ये अभी भी 2 पुत्र हैं। और अनिल जी ने अभी हाल ही में मोदी जी से इनकी मृत्यु के बारे में, रहस्यमय तरीके से जो इनकी मृत्यु हुई थी उनके बारे में चीज़ों को उजागर करने के लिए मांग रखी थी। ठीक है, आगे देखिए इनके बारे में और बात करें तो क्या है कि देखिए, सेकेंड प्रधानमंत्री, भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री रहे वो कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। कब से कब तक? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, द्वितीय प्रधानमंत्री बने। लगभग 18 महीने तक इनका कार्यकाल था। 18 महीने तक का कार्यकाल था। आगे बात करें कि इनका योगदान क्या क्या रहा, तो इनका योगदान एक तो भारत छोड़ो आंदोलन में था, जब इन्होंने अकेले ही इस आंदोलन की अगमाकारी की थी, जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। और इस टाइम पर इन्होंने इलाहाबाद से एक नारा दिया था कि
मरो नहीं मारो। गांधी जी का नारा था करो या मरो। उस नारे को इन्होंने परिवर्तित रूप में कहा कि मरो नहीं मारो। कहने का मतलब ये था कि वक्त वो नहीं है जब हम मर जाएं देश के लिए, वक्त ये है कि हम किसी को मार डालें। ठीक है, तो इन्होंने इस नारे को दिया, इससे ऊर्जा, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ लोगों में। जो युवा वर्ग था उसमें एकदम नया रोष आया और उन्होंने बहुत ही भयानक तरीके से इस जो आंदोलन चला था इसको एक तीव्र और नई दशा दे डाली। ठीक है, देखिए 1965 की बात करें, 1965 में पाकिस्तान युद्ध होता है। उस टाइम ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनका इतना कुशल नेतृत्व रहा होता है कि कहा जाता है कि जब ये युद्ध का टाइम चल रहा था और जब पाकिस्तान ने सुबह में हमला किया तो ये प्रधानमंत्री से सेनाओं के जो प्रमुख थे इन्होंने मीटिंग की, तो कहा कि क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि आप केवल देश की सुरक्षा कीजिए, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है ऐसी कंडीशन में। देखिए यहाँ पर एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का। ये नारा भी पूछ लेता है कभी कभी किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और याद रखो भाई, ये लास्ट टाइम पे क्या कंडीशन हुई कि ये युद्ध चल रहा था और ये पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध को समाप्त करने के लिए, यानी उस युद्ध पर शांति के लिए एक समझौता किया जाना था। समझौता कहाँ किया जाना था? ताशकंद। ताशकंद रूस की राजधानी थी। ताशकंद में एक समझौता होना था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से शास्त्री जी गए हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां, इनके बीच में एक समझौता होना था। समझौता कब होना था? 11 जनवरी 1966 के दिन। देखिए समझौता होना था, 10 जनवरी को समझौता होना था। समझौता हुआ, इनसे हस्ताक्षर भी कराए गए कुछ कंडीशंस पर। तो 11 जनवरी को ही ताशकंद में ही इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में ही। तो ऐसा पूछा जाता है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई? तो ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इनका जो अंत्येष्टि हुई है वो कहाँ हुई है? विजय घाट। इनका जो स्थल बना हुआ है अंत्येष्टि का वो कहाँ बना हुआ है? विजय घाट, यमुना के किनारे। तो विजय घाट भी किससे संबंधित है ऐसा पूछा जाता है, तब भी आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इतनी बातों को आपने बखूबी जान लिया है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, ये रहा ऑपरेशन जीरो आवर के बारे में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। इस आंदोलन को 3 चरणों में किया गया था। देखिए पहला चरण क्या था? पहले चरण में लोगों ने क्या किया? पहले चरण में लोगों ने विद्रोह किया, जगह जगह अंग्रेजी जो बसें थीं, अंग्रेजी जो भी सामान था उसको जलाने का काम किया और हड़ताल किया। यानी लोगों ने क्या किया? लोगों ने दुकानें बंद रखी अपनी, हड़ताल की जगह जगह। और तीसरा बहिष्कार, अंग्रेजी जो भी सामान था उसका बहिष्कार किया गया। इस तरीके से आंदोलन को रूप दिया गया। सेकेंड कंडीशन में ग्रामीण लोगों ने डाक, टेलीग्राम ये सब व्यवस्थाएं ठप कर दी। और थर्ड में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। समानांतर सरकारों का गठन किया गया। इसमें यह पूछा जाता है पहली समानांतर सरकार कहाँ गठन की गई थी? तो पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे द्वारा गठित की गई, उनके नेतृत्व में गठित की गई थी। और 17 में सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो भाई बी चौहान थे। कौन थे? भाई बी चौहान थे। आप लोगों ने इतना जो है आराम से समझ लिया होगा कि इसके 3 चरणों में चला था और ये आंदोलन कितना असफल कितना सफल रहा और क्यों सफल रहा, इसके पीछे का कारण देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता और असफलता के क्या कारण थे? ये आंदोलन क्यों असफल रहा? क्यों अंग्रेज तुरंत नहीं चले गए, है ना? इसका दूरगामी प्रभाव बहुत पड़ा। इसका दूरगामी प्रभाव तो बहुत पड़ा। अगर दूरगामी प्रभाव के हिसाब से सोचा जाए तो यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल भी रहा। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि तुरंत ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आंदोलन सफलता के अगर कारण देखे जाएं तो ये आंदोलन इसलिए सफल रहा था क्योंकि इसमें नए सक्रिय नेताओं की भागीदारी होने लगी थी। ऐसे नेता जिन्होंने अभी अभी राजनीति में कदम रखा था और वो एकदम नए जोश के साथ थे, तो ऐसे नेताओं की भागीदारी हो रही थी। जैसे हम बात कर लें सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी जी की एंट्री होती है। ऐसे ही बहुत से नेता होते हैं नए नए जिनकी एंट्री होती है। देखिए महिलाओं ने इसमें भागीदारी की थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। सारे देश की महिलाएं, है ना, पूरे देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसमें।
ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। राष्ट्रवाद का उदय, भारत में भाईचारे का उदय हो चुका था, भाईचारा का उदय हो चुका है। भाईचारा का मतलब पहले जो लोग लड़ा करते थे अपने अपने प्रांत को बचाने के चक्कर में लड़ते थे, है ना, अपने पर्सनली लाभ के लिए लड़ा करते थे, ठीक है। फिर एक समूचा भारत खड़ा हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ भारत को बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देश में राष्ट्रवाद का भी उदय हो चुका होता है। ये महत्वपूर्ण कारण रहते हैं कि ये सफल हुआ। असफलता के कारण क्या कहते हैं? आंदोलन भयानक तरीके से दमन किया गया। आंदोलन का भयानक तरीके से अंग्रेजों ने पूरा अपना जो है पावर का यूज किया और लगभग 1 लाख नेताओं को जेल में भिजवा दिया, है ना, और काफ़ी लोग मारे भी गए। तो बात करें इसके दमन की, तो अंग्रेजों ने इसके दमन में हर तरीके का साम दाम दंड भेद अपनाया, ठीक है। समर्थन का अभाव भी रहा था, कुछ पार्टियों ने समर्थन भी नहीं किया था। जैसे बात करें मुस्लिम लीग की, तो भाई मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने क्यों समर्थन नहीं किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान मिलने के बाद ही अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं। पाकिस्तान जब हमें दे दिया जाए तभी अंग्रेज छोड़ के जाएं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि भारत पाकिस्तान को अलग करेगा, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज निकल के जाएं। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसमें सहयोग नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी रूस के आए लोगों की पार्टी थी, ठीक है, तो उसने भी इसमें सहयोग नहीं किया। तीसरी, हिंदू महासभा ने भी भाई इसमें सहयोग नहीं किया। हिंदू महासभा ने क्यों सहयोग नहीं किया? हिंदू महासभा ने इसलिए सहयोग नहीं किया क्योंकि हिंदू महासभा के लोग ऐसा मानते थे कि इस आंदोलन के जो परिणाम होंगे वो काफ़ी भयानक होंगे, यानी इससे एक भारी तबाही हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया था। अगला, सी राजगोपालाचारी का प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा। उन्होंने इस आंदोलन के चलते गांधी जी से उनके विचार मैच नहीं कर रहे थे, गांधी जी से उनके विचार नहीं मिल रहे थे, इसके चलते उन्होंने क्या कर दिया कि प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। तो इतने कारणों के कारण ये जो है आंदोलन सफल और असफल रहा कुछ हद तक। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि इस प्रकार की पीपीटी और पीडीएफ ये आपको वहाँ पर फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद।